सभी भाइयों को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते। आप कैसे? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, चढ़ती कला भी होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो है बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई 2025 में अब जो एम्बेसी में इंटरव्यू होता है या हम किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में जब चेंज करते हैं अपनी टीआरसी, तो वहाँ पे इमिग्रेशन द्वारा क्या सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रोफेशन के लिए है, मैं आपको बताऊं। और बहुत सारे लोगों से जो लोग इंटरव्यू क्लियर करके यूरोप आए हैं, उनसे बातचीत करने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, देर ना करते शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कहीं पे अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपके पास ऑफर लेटर आता है, जिसको आप साइन करके भेजते हैं और उसके बाद आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा वो कॉन्ट्रैक्ट ही है वो जो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आपको कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ पूरा पढ़ना है। जैसे कि अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, चाहे आप ट्रकिंग में जाना चाहते हैं या किसी टेक्निकल में जाना चाहते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं या नर्सिंग की किसी जॉब में जा रहे हैं, तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि एम्बेसी में सबसे पहले तो आपसे बातचीत करी जाती है कि हाँ, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड ही पूछा जाता है। और दोस्तों, मैं जो भी यहाँ पे 5-10 आपको ये सवाल बताने वाला हूँ जो वो पूछे जाते हैं, ये वो सवाल हैं जो एम्बेसी में हर एक बंदे से पूछे गए हैं। ठीक है ना। और ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं होता है, 5-7 सवालों में ही जो है इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है? 99.9% जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे ये पूछा जाता है कि आपको कंपनी के बारे में कहाँ से पता लगा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन मैंने अप्लाई किया था तो बहुत सारी कंपनी के ऑफ़र आए थे, जिसमें से मैंने इस कंपनी को सिलेक्ट किया और यहाँ से मेरे को रिप्लाई आ गया। ठीक है, इस तरीके से या और भी कुछ आप कह सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैं अपने इंटरव्यू की बात करूँ, मेरे से पूछा गया था कि आपको कितने घंटे काम करना है उधर, आपको पता है? कंपनी ने आपको बताया है? ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो होती है कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, कितने घंटे का काम है, कितनी सैलरी है, क्या है। तो उसमें हमको देखना पड़ता है। जैसे ड्राइवर को ये होता है कि आप हफ्ते में 56 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, 2 हफ्ते में 60-90 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। ठीक है ना। उसके बाद वो ये भी पूछ सकते हैं आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है। यानी सारा का सारा 99% वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में से ही पूछेंगे। और उसके बाद ये पूछेंगे कंपनी ने आपको जो एकोमोडेशन है वो कहाँ दी है, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। या कंपनी आपको एक गारंटी पेपर भी देती है एम्बेसी में लगाने के लिए। ठीक है ना, कि हाँ, ये हमारे पास बंदा रहेगा, इस एड्रेस पर रहेगा, तो आपने वही एड्रेस बताना है। और वो कंपनी का एड्रेस भी पूछ सकती है, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है या कंपनी कहाँ पर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो सवाल हैं, अगर आपको ये अपना कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ के जाओ, आपको पता हो कि मेरे कितनी सैलरी लगी है, क्या लगी है, कैसा है, तो भाई आप इंटरव्यू कभी फेल नहीं हो पाओगे। ठीक है ना। और बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं, एक यूरोपियन कंट्री से दूसरी यूरोपियन कंट्री में आते हैं या सेनेगन कंट्री चेंज करते हैं, जब वो वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं टीआरसी अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पर भी पूछा जाता है कि आप अपनी उस कंपनी में काम कर रहे थे, आप उस कंपनी को छोड़ के इस कंट्री या इस कंपनी में क्यों आ रहे हैं। तो आपने ये बताना है कि जो भी आपका जेन्युइन रीज़न हो, कि वहाँ पे सैलरी कम थी या फिर वहाँ पर फैसिलिटीज़ कम थी या क्या थी, जो भी जेन्युइन है, जो उनको लगे कि हाँ जेन्युइन। वैसे तो ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि मैं सैलरी का जो मेरा पर्पज़ है, मेरी सैलरी कम थी, इस वजह से मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो भाई इस तरीके से आप बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या किसी एशियन कंट्री से अप्लाई करते हैं, गल्फ़ से अप्लाई करते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं कि अभी आप वहाँ पर ट्रक ड्राइवर जा रहे हो या टेक्निकल जॉब पे वेल्डर, कारपेंटर, आईटी में कहीं पे भी जा रहे हो, आपका रिसेंट कोई एक्सपीरियंस है, तो आप बता सकते हैं कि प्रेजेंटली मैं इस कंपनी में ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ इतने साल से, और इसी के बेस पे, इसी के एक्सपीरियंस के आधार पर मेरे को आगे काम मिला है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जब आप यहाँ से उस कंपनी में जाओगे या उस कंट्री में जाओगे, क्या वहाँ पर आपकी कोई ट्रेनिंग होगी। तो भाई आपने इसकी तैयारी ज़रूर करनी है। आपको पता होना चाहिए वहाँ पर जाने के बाद मेरी कौन सी ट्रेनिंग होगी, कितनी ट्रेनिंग होगी, क्या ट्रेनिंग होगी। जैसे कि ड्राइवर
मैं ड्राइवर लाइन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको ड्राइवर के बारे में बता दूँ तो आप वहाँ पर जाकर कह सकते हैं कि हाँ, वहाँ पर जाने के बाद कंपनी हमको ट्रेनिंग देगी और लगभग 15 दिन की मेरी ट्रेनिंग चलेगी या 30 दिन की मेरी ट्रेनिंग चलेगी, जिसका खर्च कंपनी उठाएगी। ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा होता है। तो कितनी आपकी ट्रेनिंग चलेगी, क्या चलेगी, वो सब लिखा होता है। चाहे आप किसी भी फील्ड से हों, ट्रेनिंग आपको लेनी होती है, कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है, उसके बाद ही आपको जो है पूरी तरीके से काम करने का आगे मौका मिलता है। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपने कॉन्ट्रैक्ट से पढ़नी है। वहाँ पर वो कोई भी सवाल पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा आपका बहुत लंबा कोई इंटरव्यू लेना है, इतना इंटरव्यू नहीं होता है, मुश्किल से 4-5 सवाल पूछते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग बीएफएस में अपने डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, लेकिन 3-4 दिन बाद उनके पास कॉल आती है कि आप एम्बेसी में आओ, ये आपकी अपॉइंटमेंट है, आके इंटरव्यू दो, या किसी की वीडियो कॉल पे होती है। तो उसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो कॉल वाला तो बहुत ही आसान सिस्टम है, ठीक है ना, वो तो सिर्फ एक समझ लीजिए एक फॉर्मेलिटी है, उसमें तो 3-4 सवाल ही पूछे जाते हैं। और जैसे बहुत सारे लोग अभी यूरोप में ट्रकिंग का जो है ट्रकिंग में आ रहे हैं, बहुत सारे जो आप कंट्री आपने देखी है बंद हो चुकी हैं, पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस आ रहे थे, अभी 2-4 कंट्री खुली हुई हैं, लेकिन अब 2025 में क्या कर दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया है इमिग्रेशन बहुत सी जगहों में। जैसे आप पोलैंड के बारे में देखो, पोलैंड ने 1 जून से जो है जितनी भी सैनिकन टीआरसी वाले थे उनकी टीआरसी को एक्सचेंज करने से मना कर दिया। अभी आगे फर्दर क्या उसका सोल्यूशन निकलेगा अभी कुछ पता नहीं, ठीक है ना। तो दिन बर दिन जो है रूल कड़े हो रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे थे यहाँ पर इमिग्रेशन के थ्रू। पहले क्या होता था कि वीज़ा लगता था, इंटरव्यू भी नहीं होता था। अभी इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, किसी की वीडियो कॉल पे इंटरव्यू हो रही है, किसी को एम्बेसी में बुला रहे हैं, किसी को कहीं बुला रहे हैं। तो भाई यही मोटे मोटे सवाल है, इनके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो कंपनी के द्वारा दिया जाता है, जो आप साइन करके कंपनी को दोबारा से भेजते हैं, भाई उसको ध्यान से पढ़ लो। उसको ध्यान से पढ़ लोगे तो भाई मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी सवाल का जवाब देने में कोई दिक्कत आए। अभी बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है जिन्होंने कंट्री चेंज करी है, यानी अगर वो किसी मान लीजिए पोलैंड, लुथानिया से पोलैंड गए हैं या कोई पोलैंड से जर्मनी गया है, तो जब उन्होंने वहाँ पर जाके एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वहाँ की टीआरसी बनाने के लिए, तो उनसे 3-4 सवाल वही कॉमन पूछे गए हैं, आप क्यों कर रहे हो चेंज, ठीक है ना। और हाँ, मैं आपको एक बता दूं भाई, अपने इधर लुथानिया पोलैंड में या कई जगह पर जितने भी अपने सिख भाई हैं उनको एक टर्बन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है गुरुद्वारे से। किसी भी गुरुद्वारे में जाके उसको नोटरी से अटेस्टेड करवाना पड़ता है, ठीक है ना। वो टर्बन सर्टिफिकेट आप ज़रूर बना के लाएं, चाहे उसकी ज़रूरत पड़े ना पड़े, क्योंकि गुरुद्वारे से वो लगभग फ्री में ही बन जाता है। बाकी आपकी सेवा है, आप वहाँ पे कुछ दें, तो आप टर्बन सर्टिफिकेट ज़रूर बना के लाएं, क्योंकि बाद में यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। अगर आप इंडिया से ही बना के ले आओगे, भले यहाँ पे ज़रूरत पड़े या ना पड़े, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आप सेफ़ हो। जब यहाँ पे आके टीआरसी आपकी बनती है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री में तो टीआरसी आपको एम्बेसी से ही मिल जाती है, वीज़ा नहीं लगता है, स्टिकर वीज़ा नहीं लगता है, टीआरसी मिल जाती है। लेकिन कई जगह पे जब आप टीआरसी बनाने जाते हो, जब आपकी फ़ोटो ली जाती है टीआरसी पे लगाने के लिए, तो वो कहते हैं कि आपका इसका कोई सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होता तो कई जगह पे वो बोलते हैं कि आपको ये पटका उतार के फ़ोटो खिंचानी होगी, तो आपकी टीआरसी के ऊपर वही फ़ोटो आती है। तो जितने भी हमारे सिख भाई जो पगड़ी बांधते हैं, गुरुद्वारे में जाएं, अपने आसपास के उसको बोलो मेरे को एक टर्बन सर्टिफिकेट दे दीजिए, वो अटेस्टेड होता है, नोटरी से उसे अटेस्ट करा लीजिए, ठीक है ना। गुरुद्वारे की उस पर मोहर हो, लेटर हेड हो गुरुद्वारे का, गुरुद्वारे की मोहर हो। और अगर किसी को टर्बन सर्टिफिकेट का वो चाहिए कि हाँ किस तरीके से उसमें क्या क्या लिखना है, तो वो मैं दे सकता हूँ। अगर बाकी भाई ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए, इससे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो आपको नहीं मिल पा रही है, कमेंट बॉक्स में आप डालें, मैं नॉलेज इकट्ठी करके उसके ऊपर वीडियो बना के ज़रूर डालूँगा। तो हमारे जितने भी आने वाले भाई हैं, भाई अभी रूल बहुत चेंज होते जा रहे हैं, 2025 में बहुत रूल चेंज हो गए हैं। तो अगर कोई आ रहा है, अगर किसी के मन में कोई सवाल है या किसी को कुछ नहीं पता लग रहा है, आप कमेंट करें, ठीक है ना। कमेंट में मैं कोशिश करूँगा आपका जवाब दूँ, या फिर उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना के ही सबको बता दूँ। तो गाइज़ ये एक छोटी सी वीडियो थी। बहुत सारे लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे गुरजीत भाई थोड़ा इंटरव्यू के बारे में और क्लियर करें, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि एम्बेसी में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ आई बटन में लिंक है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं।
लेकिन फिर भी ये मैंने जो 2025 में कुछ नई चीज़ें थी वो मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिए सबके साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, रब रखा।